आज है इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये एक ऐसा हम कहेंगे एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कितना ही युवा इससे जूझ रहे हैं। हर दिन हम सुनते हैं कि ड्रग एडिक्शन की वजह से किसी की ज़िंदगी में इतने बदलाव आ गए, क्योंकि ड्रग एडिक्शन से सिर्फ वो एक बंदा इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि उसकी पूरी फैमिली उससे इफ़ेक्ट होती है, उसके आसपास का समाज, उसके लोग, उसके पीयर्स सब इफ़ेक्ट होते हैं। जी हाँ, और इस वर्ष के ड्रग एडिक्शन डे के जो थीम रखा गया है वो भी रखा गया है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमारा टारगेट है हमारे वो युवा वर्ग जो नशे को शान मानते हैं और जोश में होश खो देते हैं। बिल्कुल। ये इतना एक अहम विषय है, एक अहम मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी तो बनती है, और आज के हमारे शो में हम इस पे एक डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं डीजी एनसीबी का इस विषय पर क्या कहना है। नमस्कार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है, जो कि हम सभी के लिए एक पुनीत राष्ट्रीय कर्तव्य एवं गर्व का विषय है। इस क्रम में एनसीबी अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से 12 से 26 जून 2023 के दौरान देश भर में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मना रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे ड्रग्स के विरुद्ध शपथ, ई प्लेज, ड्रग्स का विनष्टीकरण, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक संस्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं रेडियो संचार माध्यम से जागरूकता संदेश आदि प्रसारित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में एनसीबी ने ड्रग्स के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, और इसके लिए एनसीबी केंद्र एवं राज्यों की सभी एजेंसियों एवं हितधारकों को साथ लेकर देश से नशे की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। माननीय गृह मंत्री महोदय के निर्देशानुसार एनसीबी ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है। इस संबंध में एनसीबी की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निरंतर विभिन्न विभागों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर नशा विरोधी कार्यक्रम सतत रूप से चलाए जा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से इस समस्या पर जागरूकता मुहिम चला रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सभी यह प्रण करेंगे कि आने वाले दिनों में ड्रग्स के सेवन के विरुद्ध मुहिम में प्रतिभागी एवं सहभागी बनेंगे तथा अपने राष्ट्र को एक स्वस्थ एवं समृद्ध राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। हमारा स्लोगन है, ड्रग्स को कहें ना, कहें जिंदगी को हाँ, अर्थात से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ। इस स्लोगन को आप सभी याद रखेंगे और इसी को ध्यान में रखकर ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई, अपनी मुहिम जारी रखेंगे, ये मेरा परम विश्वास है। सो से नो टू ड्रग्स एंड से येस टू लाइफ, यही है नारा। एनसीबी ने तो ज़ीरो टॉलरेंस का उद्देश्य धारण किया ही है, लेकिन हम सब ने मिलकर भी प्रयास करना है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा हमारे युवाओं को ये बात समझने की ज़रूरत है और हम सभी को उनका सहयोग करना चाहिए, उन लोगों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए जिससे ये ड्रग्स जैसी बीमारी से वो निकल पाएं। जी हाँ, और जैसे कि युवाओं की बात की तो डीडी मॉर्निंग शो की टीम पहुंची युवाओं के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, यूनिवर्सिटी कैंपस में, जाना क्या है उनकी राय और क्या है उनके विचार ड्रग एडिक्शन को लेकर। आइए सुनवाते हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ श्योरली अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो एक टेम्परेरी अर्ज देता है फॉर हैविंग एनर्जी, स्टेरॉइड्स की तरह,
लेकिन अल्टीमेटली वो जो अर्ज है वो आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज करती है। लोग सोचते हैं कि अगर हम नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार का नशा, अगर हम अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम स्मोक नहीं कर रहे हैं, तो हम उस पॉपुलर कल्चर का हिस्सा नहीं, हम सोसाइटी का हिस्सा नहीं, वो आइसोलेटेड फील करते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस उनके साथ ऐसे होते हैं जिन्हें वो भूलना चाहते हैं एंड इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो उस फीलिंग से वो बाहर आना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो एक ऐसे जोन में चले जाएंगे जहाँ पे वो चीज़ें उन्हें अफेक्ट नहीं करेगी, सो वो ड्रग्स की हेल्प लेते हैं। ईदर इट्स फॉर हैप्पी और सैड मोमेंट्स, एडिक्शन दोनों में हो सकता है। यू जस्ट नीड टू कंट्रोल वॉट एवर यू आर डूइंग इट, दैट्स इट। इट डजंट डिपेंड ऑन द मोमेंट, इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, फेफड़ों के कैंसर हो जाते हैं, मुंह के कैंसर हो जाते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे माइंड को ये ड्रेन कर देगा, आपको कमज़ोर बना देगा, आप में कोई विल ही नहीं बचेगी कुछ और चीज़ करने की। बंदा सोचता है कि हम खुशी में हैं तो नशा करें। खुशी के लिए नशे की ज़रूरत नहीं होती है, खुशी अपने आप में ही नशा होता है। अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर मिल रहे हैं, अपने भाई बहन के साथ जा रहे हैं, अपने भाई बहन से बातें कर रहे हैं, एक वो भी नशा है, पर ये नशा उस नशे से बहुत 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 एक्सट्रीम बेटर है। I believe that there is a lack of empathy when we approach drug addicts. They're often an object of our anguish and our fury. We do not treat them as humans, we treat them as criminals who have done something wrong. A medical intervention is needed sometimes. You can always go to psychologists as well. All the stigmas are attached. I don't think it's a thing which should be stigmatized. किसी चीज़ से उनको हटाना है ना, तो उनको हमें किसी अच्छी चीज़ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा एक माहौल देना पड़ेगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा जिससे ऑटोमेटिकली वो उसके साथ कनेक्ट होंगे, तो इससे वो अपने आप इससे डिटैच हो जाएंगे। सो अटैचमेंट विल क्रिएट डिटैचमेंट देयर, दैट्स व्हाट आई फील। जिसमें इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपका मानसिक इन्वॉल्वमेंट हो, मेंटल इन्वॉल्वमेंट हो और आप फिजिकली एक्टिविटी करें कोई, इस तरह की चीज़ों में जब आप आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डाइवर्ट हो जाते हैं, आप ड्रग्स की तरफ ध्यान नहीं जाता है फिर आपका। कंटिन्यूअस अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, उस मेंटल स्टेटस को आपको आघात करना होगा कि दिस इज़ बैड, दिस शुड नॉट बी टेकन। तो कितने अच्छे विचार सुने हमने DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्राओं के, छात्रों के। उनका कहना कितना सही था कि अटैचमेंट किसी चीज़ से होगा तभी डिटैचमेंट हो पाएगा। अगर हम अपने आप को मसरूफ़ कर लें अपनी हॉबीज़ में, अलग अलग चीज़ों में अपनी एनर्जी चैनलाइज करें, तो इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं भटकेगा। इसी से रिलेटेड और बहुत कुछ चर्चा करनी अभी बाकी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट्स, श्री अंगद सिंह, हु इज़ अ सोशल वर्कर, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल यूपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव जी, हु इज़ अगेन अ सोशल वर्कर एंड डी एडिक्शन काउंसलर। आपका भी बहुत अभिनंदन है श्रीवास्तव जी कार्यक्रम DD मॉर्निंग शो में। अगर आप लोग चाहें तो कार्यक्रम के बीच में हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से इस इशू से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में हो हमसे साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 011-230-97532। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंगद सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत पुनः DD मॉर्निंग शो में। हमें ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, लेकिन उसमें सही राह कैसे चुने, कैसे उस दलदल से उनको बाहर निकाले। लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है इस बारे में, तो सबसे पहला कार्य उन्हें क्या करना चाहिए जब उनको लगे कि उनका बच्चा ड्रग एडिक्ट बन गया है? ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जो समाज में एक नासूर की तरीके से इस समय आ चुका है। उसके लिए तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों के साथ शाम का भोजन, दिन का भोजन नहीं कर सकते लेकिन शाम का भोजन अवश्य करें, जिससे जब सामने बैठेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, दिन भर की उनकी एक्टिविटीज़ उनसे पूछेंगे और अपने भी अनुभव शेयर करेंगे, तो वो पेरेंट्स की जगह एक मित्र बनेंगे। और बच्चों में अगर कुछ भी हलचल चल रही है तो उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमसे अच्छा डॉक्टर और कोई नहीं हो सकता अपने बच्चे के लिए। दूसरा विषय है कि जो कॉलेजेस हैं उनको भी इस विषय को अपने में लेना पड़ेगा। संवेदनशील विषय है कि अपने यहाँ पे
कंटिन्यू बच्चों पे नज़र रखें कि वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है। समाज को भी आगे आना होगा। हमारे सरकारी तंत्र के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और भी उनको जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे पुलिस के अधिकारी हैं, इन लोगों को थोड़ा संवेदनशील बनना पड़ेगा। जी, कुल मिलाकर संवेदनशीलता जागृत होनी करना चाहिए। जैसे ज़रूरी है। संवेदनशीलता आ जाएगी, अपने आप चीज़ें डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। कॉन्शियस हो, आत्मचिंतन हो। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगता है कि अब ये एडिक्शन चॉइस नहीं है बल्कि एक डिसऑर्डर है जिसको हम एम्पैथी से या केयर से इसको टैकल कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं की भूमिका कितनी अहम है डी एडिक्शन में? सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है जी। सामाजिक संस्थाएं अगर पूरी तरह से प्रयासरत हो जाएं और हो रही हैं और कर भी रही हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कहते हैं जो स्टिग्मा है सोसाइटी में, वो सामाजिक संस्थाएं उनको दूर कर सकती हैं। जी। साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, स्कूल्स और कॉलेजेस में डिबेट्स हों, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ गैदरिंग्स होती हैं, ज़्यादा नहीं, वहाँ पे 5-10 मिनट का अगर लेक्चर भी हो जाए और स्लाइड शो हो जाए तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। क्योंकि राजीव जी, क्या होता है कि ये एक मनुष्य का गुण है, ह्यूमन साइकोलॉजी कह लीजिए, टेंडेंसी कह लीजिए, जो कार्य करने से मना किया जाता है व्यक्ति सबसे पहले वही कार्य करता है। तो वो कैसे दूर किया जाए? हाँ, तो वो अवेयरनेस है। जब हम एग्जाम्पल्स कोट करेंगे और जैसे आपने अभी क्लिपिंग्स दिखाई हैं, कितनी अच्छी क्लिपिंग्स दिखाई, यही चीज़ हमको वहाँ पर भी करनी है। तो इसका इम्पैक्ट आता है, लोग अवेयर हो जाते हैं। और जितनी अच्छी मेमोरी चाइल्डहुड की होती है उतना आप आज की तारीख में किसी को समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन चाइल्डहुड की जो मेमोरीज होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तो ये चीज़, राजीव जी, आपको बीच में काट रही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि लोगों में अभी भी ये स्टिग्मा है, लोग बताते नहीं है, शेयर ही नहीं करते इस बात को कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट है। ये ड्रग एडिक्ट एक ऐसा ठप्पा लग जाता है जिसकी वजह से बच्चा खुद ही हेल्प मांगना चाहता है पर नहीं मांग पाता है। तो माँ बाप इसमें कैसे उसके लिए हेल्प करें? क्या जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या दिनचर्या रहती है? ऐसा लगता है जैसे वहाँ भेजेंगे हमारे बच्चे को मतलब पागल घोषित कर दिया, या ऐसा स्टिग्मा लग जाता है। तो उनकी दिनचर्या क्या रहती है? क्या क्या मेजर्स अपनाए जाते हैं उनको ठीक करने के लिए? देखिए, जो मेजर्स अपनाए जाते हैं डी एडिक्शन सेंटर्स में, एक प्रॉपर रूटीन होता है उनका। जब मरीज जो है किसी नशा उन्मूलन केंद्र में जाता है तो उसके कई प्रोसेस होते हैं ट्रीटमेंट के। पहला प्रोसेस होता है उसकी प्रॉपर केस हिस्ट्री ली जाती है, उसकी जाँच कराई जाती है। दूसरा प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह है कि हम मरीज के अंदर जो नशीले पदार्थ हैं एक तरीके से उसको बाहर निकाल रहे हैं ताकि मरीज की प्रॉपर इंसाइट आ जाए। अगर प्रॉपर इंसाइट नहीं है तो मरीज कोई अपने फैसले नहीं ले पाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है लगभग 12 से 15 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। फिर जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट है कि हम मरीज की जांच करके, मनोवैज्ञानिक जांच करके उसकी मनोदशा जानते हैं। चौथा आता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि वो हम लोग, अगर मरीज़ की रिपोर्ट समान है तो वो हम लोग देते हैं उसको। अच्छा। हाँ, ताकि उन दवाओं के ऊपर अगर वो नशा करेगा तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी या उसकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना जांच के नहीं दी जा सकती हैं। तो एक ये पहलू भी ज़रूरी है। उसके बाद सबसे अहम पार्ट होता है फॉलोअप का। हाँ, कि आप मरीज जहाँ से डिस्चार्ज होकर चला गया है, ठीक होकर चला गया है, अब वो कितने दिन ठीक रहेगा, हमें इस पे ज़्यादा जोर देना है। तो इसमें हम लोग परिवार को मोटिवेट भी करते हैं, मरीज़ को मोटिवेट करते हैं, फॉलोअप करते हैं कि मरीज़ अगर खुद नहीं आना चाह रहा है तो कई बार हम लोग जो है अपनी टीम भेजते हैं मरीज़ के घर पे और मरीज़ को मोटिवेट करके फिर लाया जाता है। अगर हमारे वहाँ एडमिट रह चुका है, जब वो आएगा तो उसकी वो सारी याद ताज़ा हो जाएगी क्योंकि किसी स्टेज से गुजरा हुआ है। तो वो चीज़ एक डिटरेंट का काम करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा नशा करें और फिर हमें भर्ती करना पड़े। ऐसे मामले क्या देखे गए हैं अंगद सिंह जी के एक बार रिहैबिलिटेट किया या एक बार व्यक्ति को डी एडिक्ट किया लेकिन फिर से उसकी नशे की आदत लग गई? कितने चांसेस होते हैं? नहीं, पूरा है कि मतलब एक बार अगर वो उस सेगमेंट में आ गया है तो उसका इंटरेस्ट एरिया बना रहता है कि जाए, लेकिन उसके लिए समाज को आगे बढ़ना होता है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे यूपी में एक बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के हम रहने वाले। वहाँ पे एक सूरतगंज ब्लॉक है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक चैनपुरवा है जी। वहाँ पे पूरे गांव में ये चीज़ें होती थी।
क्या बोलते हैं, शराब बनती थी, वहाँ बच्चे बनाते थे, लड़कियाँ बनाती थी, औरतें बनाते थे, और आदमी लोग उसको पी के दिन भर पड़े रहते थे जी। फिर वहाँ हमारे जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आए चतुर्वेदी जी, उन्होंने उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हुए, और एक निमित सिंह लड़का है, और भी लोग सामाजिक लोग वहाँ इन्वॉल्व हुए। उनको रोजगार से जोड़ा गया। जब उनको रोजगार से जोड़ा गया तो उसके बाद में वहाँ बहुत सारी परिवर्तन आने शुरू हो गए, और उनको धीरे धीरे करके आज उस गांव में जब आप जाएंगे तो एक भी आदमी आपको ड्रग करते हुए नहीं मिलेगा, और सारी महिलाएं अपने उसमें लग गई हैं, मोमबत्ती बनाना और वो दीपक बनाना और हनी का काम करने लगे, और उनकी जीविका, क्योंकि हमें उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा, और उनकी अर्निंग की वजह से भी होता है। अर्निंग उनकी शुरू हो गई, बाद वहाँ पे एक लोगों की लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है। स्वयं सहायता समूह बना के लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे लोग जाके उनको देख रहे हैं। तो एक एग्जाम, जो ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनको भी हमें समाज में ले जाके दिखाना होगा कि चलिए वहाँ देखिए क्या क्या हो रहा है। और जो हमारे एक चीज़ और हम आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहेंगे, जो हमारे संत हैं जी, जो कथावाचक हैं, वो जो अपने कथा में अगर 2 मिनट का भी इनपुट इस विषय पे भी दे दें तो बहुत सारा परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब वहाँ बैठे होते हैं उनकी सारी बात को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि वो लोग भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। और अभी हमने एक बात सुनी भी थी कि नशा अच्छी चीज़ों का हो, खुशियों का हो, पारिवारिक संबंधों का हो, आनंद का हो, वात्सल्य का हो, धर्म अध्यात्म का हो। सही बात है। तो जैसा कि अंगद जी भी बता रहे हैं कि डाइवर्ट करना ज़रूरी है। राजीव जी, जैसे इन्होंने अभी बताया कि महिलाएं भी नशा की तरफ बढ़ गई हैं। जनरली क्या होता है, माँ बाप लड़कियों पर इस हवाले से थोड़ा सा निश्चिंत रहते हैं कि लड़कियां ये सब काम नहीं करेंगी, लड़कों को नज़रबंदी करें, उनको देखें, उन पे ध्यान दें। तो इसमें आपने क्या देखा है हिस्ट्री में, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि पहले की अपेक्षा कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता रह गया हो आज की तारीख में। अच्छा। इवन लड़कियां क्या, बच्चे भी इस चीज़ में अब इंडल्ज हो गए हैं। तो लड़कियों का जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली माँ बाप जब जान जाते हैं तो वो लाते हैं, लेकिन वो एडमिट नहीं कराना चाहते हैं। कोशिश उनका प्रयास रहता है कि डॉक्टर कुछ दवा लिख दे और वो घर पे ट्रीटमेंट कर लें। हम लोग ऐसा करते भी हैं, हमारे साइकेट्रिस्ट उनको दवा भी देते हैं, पेशेंट ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर वही एक अहम बात आ जाती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्टिग्मा वो दोबारा आने में कतराते हैं, और जो कि रिलैप्स का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। सर, आपने बताया जैसे कारण बन जाता है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट बन गया है। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं या रेड फ्लैग्स हैं जो उनको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए, अगर कहीं कुछ चूक लगे तो तुरंत उसको हेल्प प्रोवाइड करें? क्योंकि आजकल का जो युवा है राजीव जी, अगर पेरेंट्स बात करने भी जाते हैं तो बहुत इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, और अगर उससे पूछा जाता है, उससे क्वेश्चनिंग की जाती है कि तुम कहीं स्मोक तो नहीं करते हो, तुमने कोई और एडिक्शन तो नहीं पाल रखा है, तो जो विरोधाभास आता है कि आप मुझ पर डाउट कर रहे हैं, क्या आपको अपने संस्कारों पर डाउट है, तो ऐसा जो इस सिनेरियो से, इस सिचुएशन से कैसे टैकल करें? अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो हमें इस चीज़ की शुरुआत जो है, ऐसा नहीं है कि जब मरीज जो है नशेड़ी हो जाए पूरी तरह से तब हम जाएं। हमें अगर शुरू से गौर करना शुरू करें, थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें माँ बाप, तो ये नौबत ही नहीं आती है। और उसके कुछ लक्षण होते हैं कि जैसे सपोज बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है या इंटर में पढ़ रहा है, तो वहीं ये एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी उम्र होती है कि जहाँ से वो डाइवर्ट हो जाता है पीयर प्रेशर के कारण, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, एक्सपेरिमेंट के कारण कि है क्या ये चीज़ है। तो उसके जो लक्षण होते हैं, माँ बाप किन चीज़ों पर ध्यान दें। माँ बाप अगर मरीज ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया है या नशा करना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले तो उसकी दिनचर्या खराब होने लगेगी, उसकी भूख कम हो जाएगी, नींद की समस्या होने लगेगी उसको, उसका जो है अनवांटेड फ्रेंड्स जो इसको घर वालों ने देखा भी नहीं है वो आने लगेंगे, मरीज की पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी, मरीज़ की अगर कपड़ों की तलाशी लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको पाउडर मिल जाएगा, या कुछ आपको गांजे की स्टिक्स मिल जाएंगी, या गांजे का पेपर मिल जाएगा, या आजकल जो है जगह जगह पे जो भांग बिक जाती है उसके भांग के गोले वो लोग खाने लगते हैं, वो मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक दिन बच्चे के सामने पूरे घर की सफाई करा दें, कोई ऐसी चीज़ है तो फिर वो हो जाए। शुरुआत होती है हमेशा सिगरेट से या तम्बाकू से, वही चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है।
नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों से बहुत ही क्लोजली उनको मॉनिटर करें, उनसे बात करें, उनसे जुड़े रहें, क्योंकि जितना कम्युनिकेशन गैप आता है उसी गैप में बच्चे भटक जाते हैं और ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। डॉक्टर्स का क्या कहना है ड्रग एडिक्शन पर, और इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है? बच्चे अगर इस लत का शिकार हो जाएं, क्या क्या मेजर्स अपनाने चाहिए? आइए सुनते हैं डॉक्टर्स की राय। ड्रग एब्यूज़ कुछ मेडिसिन्स का भी हम करने लगे हैं, जैसे पेन किलर्स, ट्रंकिलाइजर्स। हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसकी क्वांटिटी का हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम इन ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। एक दूसरे को देख के बच्चे ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ नई चीज़ है, ट्राई करते हैं। पीयर प्रेशर भी इसको बोला जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण, इतना प्रेशर बढ़ गया है बच्चों के ऊपर, पढ़ाई का प्रेशर है, फ्यूचर का प्रेशर है, क्या आगे क्या करना है, उसकी वजह से ड्रग्स अवेलेबल करा दी जाती हैं, वो ले लेते हैं बच्चे। इनके लक्षण उदासीपन से लेके, एक्सीडेंट से लेके, घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके कारण, घबराहट, उदासीपन, ऐसे कई बीमारियाँ हैं जो कि इन नशा लेने वाले लोगों में ज़्यादा पाई गई हैं। शारीरिक मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है इन बच्चों में, उनको आगे जाके फ्यूचर के लिए बहुत परेशानियां होती हैं, तथा फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। Among the drug users there are a lot of illnesses, especially AIDS, hepatitis B. So it's very important that awareness of these diseases be spread among the drug users. ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं उनका अगर ओवरऑल हम देखें बॉडी पे असर अगर है शरीर पे, तो दिल, दिमाग और यकृत, जो लीवर हमारा सिस्टम होता है, उसको ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है। टोबैको स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है, क्योंकि इसका प्रभाव आपके गर्भधारण पे पड़ता है। इसके साथ ही साथ और अन्य जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं वो भी इनमें बढ़ने की काफ़ी संभावना हो जाती है। क्या फ्रेंड सर्कल है आपका, कॉलेज में आप किन लोगों से मिल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है यंगस्टर्स में ही स्टार्ट होता है। अगर आप दवाइयों का सेवन कुछ दिन तक करते हैं तो उनको छोड़ने में बॉडी में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको पसीने आएंगे, आपको उल्टी आएगी, आपको दस्त लग जाएंगे। सो अनलेस दे टेक ए प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम द क्लिनिक्स विच आर डीलिंग इन डी एडिक्शन। जो भी नशे का पदार्थ किसी व्यक्ति ने अगर शरीर में है वो काफ़ी दिनों तक रहता है, तो पहला ये है, कोशिश रहनी चाहिए कि पूरा का पूरा नशे का जो पदार्थ है जहाँ पर भी शरीर में है वो बाहर निकल जाए, ताकि उसको जो है बाद में रिसर्जेंस ना हो या दोबारा होने के चांसेस ना हो। योगा और मेडिटेशन को अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करना, और इस साथ ही साथ स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करना और परिवार के साथ रहना, क्योंकि एक मानसिक मेंटल स्ट्रेस भी इन ड्रग एब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन का एक महत्वपूर्ण कारण है। हर संभव प्रयास करना है कि इसकी शुरुआत ही ना हो। शुरुआत हो गई तो समाधान करना डिफ़िकल्ट होगा। समाधान हो ज़रूर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। हो सकता है तब तक देर हो जाए और नुकसान जीवन का भी हो जाए, शरीर का, मानसिक तो हो ही सकता है, शरीर का हो सकता है, परिवार उजड़ जाते हैं। नशा यदि करेंगे आप, भुगतेगा परिवार। आहार, विचार और आचरण तीनों के मामले में आपको जो है कॉन्शियस बरकरार रखना है। राजीव जी, कोई ऐसा कोई क्रॉनिक केस जो आपने अपने इस जर्नी में, जब आप डी एडिक्शन और काउंसलिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा क्रॉनिक केस जो आपने डील किया हो, टैकल किया हो? मैं जी बहुत पहले जो है, जब हम इस फील्ड में आए थे और काम करते करते 3-4 साल हो गए थे मुझे, तो हम लोग जनरली अवेयरनेस के लिए कभी सुल्तानपुर, कभी बाराबंकी जाते थे। तो जब एक बार हम लोग जगदीशपुर गए, जो कि सुल्तानपुर में आता है, तो वहाँ पे जब गए तो गांव वालों से बातचीत हो रही थी। तो वहाँ के जो मुखिया होते हैं गांव में, तो वो आए, कहते हमारे वहाँ एक ऐसा केस है जो कि जिससे सभी परेशान भी हैं और लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो हमने क्या केस है, तो पता चला कि वो गांजा भी पीता है, चरस भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, भांग भी खाता है, और जब इन सब चीज़ों से उसको नशा नहीं चढ़ता है या नहीं मिलता है तो छिपली खाने लगता है। ओहो। हाँ,
यानी छिपकली खाकर नशा। हाँ, छिपकली खाकर नशा करता है। जी जी। तो मरीज के घर वालों को बुलाया गया और लोग, जब ऐसी बात होने की तो और लोग इकट्ठा हो गए। तो एक ने कहा, क्या कहते हैं कि सर पहले इसने अपने घर की छिपकलियाँ ख़त्म करी हैं, फिर अपने जो आस पड़ोस की ख़त्म करी, फिर अपने मोहल्ले और गांव की ख़त्म कर दी, और फिर पड़ोस के गांव में छिपकलियाँ मारने जाता है, उस पकड़ कर लाता है, गैस के स्टोव पे यूँ भूनता है और यूँ गप कर जाता है। तो अच्छा, मरीज की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और समस्या थी, तो हम लोगों ने उसको एज अ चैलेंज लिया। बिल्कुल। और उस मरीज के घर वालों को कन्विंस करा कि आप ले आइए, इसको हम लोग ठीक करेंगे। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। लगभग उसको आप मान के चलिए कि 3-3.5 महीने लगे थे, जब पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गया था। हाँ, और उसके इलाज में मतलब हम लोगों ने कोई खर्च नहीं लिया था। घर गया, काफ़ी ठीक रहा। घर जाने के बाद लोगों ने देखा, तो उसके माध्यम से बहुत सारे मरीज मेरे पास भी आने लगे। जब देखा लोगों में वो डर ख़त्म हुआ, लोगों में स्टिग्मा ख़त्म हुआ, और आज वो लड़का जो है एक पुलिस में कोई नौकरी कर रहा है। So these are success stories, you know, which we should watch out for. ऐसी motivational stories, ऐसी success stories जब सुनते हैं तो लगता है जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये सब जो परिवर्तन आया वो प्रयासों से ही बिल्कुल, आया। बिल्कुल। अंगद सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं, जो युवा वर्ग है, अभी हमने DU के बच्चों का भी विचार सुने, उन्हें लगता है कि नशा करना विलासिता है, मतलब मैं अपने पीयर्स के बीच में अगर हूँ और मैं नशा नहीं करूँगा तो लोग मुझे इन्फीरियर मानेंगे। तो इस मानसिकता पर कैसे प्रहार करें? मैंने जैसे पहले भी बताया आपको मयंक जी कि कॉलेज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जी, कॉलेज में जब हम बच्चे आते हैं तो उनके बीच में हम उनको केवल पढ़ाई पे ना फोकस करके इन सब चीज़ों पे भी फोकस करें तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज हम बच्चे, जैसा आपने कहा ना कि बच्चे सोचते हैं कि हम भी सिगरेट पियेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, हम भी ये करेंगे तो हीरो जैसे दिखेंगे। तो वो चीज़ें डायलूट केवल कॉलेज ही कर सकता है और पेरेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स तो करेंगे ठीक है, लेकिन कॉलेज पे जो टीचर हैं उनका रोल बहुत रहता है। अगर वो ठीक से बच्चों की काउंसलिंग, जो वहाँ सोशल विभाग के टीचर हों, जो हमारे समाज शास्त्र के टीचर हों, इन लोगों को अगर हम उसमें इन्वॉल्व कर लें, निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। आखिरी सवाल राजीव जी आपसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया का जो आजकल एक दौर चल गया है, ये क्या मतलब कैसे बाधक है या साधक है इस परिवेश में, अगर बात की जाए तो? अगर देखा जाए तो साधक है जी, लेकिन हम अच्छी एग्जाम्पल्स कोट करें तो, बिल्कुल अच्छे वीडियो क्लिप्स बना के पोस्ट करें तो। लेकिन कई ऐसे वीडियोस भी आते हैं कि जिसमें वो दिखाते हैं कि शराब, जैसे आप बहुत पुरानी पिक्चर आज में सुना होगा ना कि दम मारो दम मिट जाए गम, हरे कृष्ण हरे राम। हमने तो दम मारो दम भी सिखा दिया, एक तरफ भगवान को बदनाम, हाँ, एक भगवान को बदनाम भी कर दिया। तो ऐसे चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आई स्ट्रिक्टली अपोज ऑल दिस थिंग्स। आप अच्छे एग्जाम्पल्स कोट करो, अच्छे पेशेंट्स के इंटरव्यू कोट करो, चाहे वो 2 मिनट का हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेगुलर फीडिंग से मरीज के मन में बस जाती हैं वो बातें, और यही चीज़ें जब वो गलत काम करने जाता है तो उसको रोकती हैं। जैसे सपोज कि कोई आदमी अगर पहली बार चोरी करने जा रहा है तो उसको अंदर से काफ़ी भय रहता है। अगर वो सक्सेस हो गया तो वो भय ख़त्म हो जाता है, फिर वो उससे आगे ही बढ़ेगा। और इसकी अगर नशा करने की स्टेजेस पे आए तो कई स्टेजेस होती हैं। जैसे साइकिल ऑफ एडिक्शन क्या है? पहला होता है एक्सपेरिमेंट या इनिशियल यूज़, दूसरा होता है आपका रेगुलर यूज़। पहला आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हुआ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखिए है क्या चीज़ है। दूसरा होता है आपका रेगुलर यूज़, ये अब पहला यूज़ करा बड़ा अच्छा लगा, अब वो अच्छी चीज़ या वो मज़ा या वो यूफोरिक स्टेज को पाने के लिए मरीज जो है रेगुलर यूज़ में आ जाता है। या कभी कभी आज करा कल नहीं करा, अब 2 दिन नहीं करा, 4-5 दिन के बाद करा, तो वो और ये चीज़ फिर आ जाती है, उसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। जब टॉलरेंस डेवलप हो जाती है तो वो और ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ता है। फिर आता है स्टेज आती है अब्यूज़ की। अब्यूज़ का मतलब ये हुआ, क्या कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा मात्रा में अब नशा कर रहा है कि उसकी मजबूरी बन गई है। फिर आता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस पूरी तरह से ड्रग्स पे निर्भरता बन चुकी है। आज जब डिपेंडेंस हो जाती है तो वो सिर्फ अपने शरीर को ठीक रखने के लिए नशा कर रहा है, कोई इंजॉयमेंट नहीं होता है उसको।
परेशानी ही परेशानी बढ़ जाती है उसकी, जैसे स्टेज दर स्टेज आगे बढ़ती जाती है और डिपेंडेंसी एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसमें उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। इसमें माँ बाप का रोल बहुत बढ़ जाता है। जी, गाइडेंस और रिहैबिलिटेशन की बात हुई, चलते चलते अंगद सिंह जी आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, कैसे बैलेंस करें युवा इस एक्सप्लोरिंग नेचर को अपने कॉन्शियंस के साथ, अपने विवेक के साथ? हम बच्चों को बताएं, अवेयरनेस पैदा करते रहेंगे, निश्चित रूप से उसमें चेंजेस आएंगे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने घर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ चाइल्ड लेबर के स्कूल चलते थे, तो उनके पेरेंट्स सबके सब नशा करते थे। तो उन बच्चों को हमने ट्रेन करना शुरू किया कि क्योंकि अगर जब वो नशा किए होते हैं उस समय लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। जब नशा उतर जाए तो बच्चों को मैंने ट्रेन किया, अपने पिताजी से बोलिए कि पापा कल आप बहुत अच्छे लग रहे थे जब आप नशा करके आए, जब आप गाली दे रहे थे तो और अच्छे लग रहे थे। निश्चित रूप से उनमें बहुत सारा परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि जब हम पेरेंट्स मीटिंग बुलाए उन पेरेंट्स बच्चों के पेरेंट्स को, तो मैंने कहा आपने अपने बच्चों में कुछ परिवर्तन देखा? तो उन्होंने कहा हम बच्चों में नहीं परिवर्तन देखा, हमने अपने आप में परिवर्तन देखा। उनके आंख से आंसू गिरते हुए जी, यानी जो रिपेंटेंस उन्हें फील हुआ, जो ग्लानी उन्हें महसूस हुई, उसी से परिवर्तन आया। आप दोनों ही गेस्ट हमारे साथ जुड़े आज और इतनी लाभदायक जानकारी आपने संप्रेषित की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।